अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, पिछले व्लॉग में कुछ बातें रह गई थी करने वाली, अधूरी सी, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में आपको वहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ एक दो और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। बयानिया बयानिया एक बड़ा मसला बना हुआ है PMLN का। और PMLN क्या बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, इस हाथ पाँव मारते हुए बयानिए में वो खुद कैसे डूबती चली जा रही है, आपके सामने रखूँगी। फिर बताएंगे कि खबर तो ये भी गर्म की जा रही है कि इमरान खान साहब की डील हो गई है। तो क्या इमरान खान साहब की वाकई कोई डील हो गई है? जब हम ये बात करते हैं कि हवाओं का रुख बदलने लगा है, तो इससे मतलब क्या है? क्या इमरान खान साहब की कोई सेटलमेंट हो गई है और अब उनके लिए चीज़ें आसान होने जा रही हैं? हकाइक क्या है इस हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्या इमरान रियाज खान सहाफ़त छोड़ रहे हैं। ये सारा जो एक उनके साथ एक्सपीरियंस गुजरा है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म का टाइम जो उन्होंने गुजारा है, क्या वो कमज़ोर पड़ गए हैं और अब वो सहाफ़त से तौबा कर लेंगे? इसके ऊपर भी आपको बताएंगे जनाब आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। पहले ज़रा बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के बयानिए के हवाले से। मज़े की बात यह है कि ख़बरें तो ये फैलाई जा रही है कि इमरान खान की कोई डील हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि डील तो नवाज शरीफ साहब की हुई है। और नवाज शरीफ साहब की ये डील जनरल बाजवा से भी हुई थी कि जहाँ पर ये तय किया गया था कि उनको एक्सटेंशन दी जाएगी और फिर उसके बाद उसके बदले में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी गिराई जाएगी, PMLN को गवर्नमेंट भी मिलेगी और उनको रिलीफ भी मिलेगा केसेस के हवाले से। तो ये वो चीदा चीदा बातें थीं कि जो तय की गई थी। लेकिन बाद में बाजवा साहब को एक दफ़ा तो एक्सटेंशन मिल गई, लेकिन अगली एक्सटेंशन पे नवाज शरीफ साहब फंस गए और फिर उन्होंने वो एक्सटेंशन तो उन्हें नहीं दी। लेकिन ये बात है कि जो पहली एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को दी थी, उस एक्सटेंशन को कानूनी बनाने के लिए, जो कानूनी कुछ सुकम थे वो दूर करने के लिए जो एक कानून साजी की जानी थी, उसमें PMLN ने पूरा साथ दिया था। और ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है, पुरानी बात के जिसको सब भूल जाएं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी बात डॉक्यूमेंटेड भी है। मज़े की बात ये है, तो डील जो नवाज शरीफ साहब ने की थी उसके तहत क्या क्या हुआ, अब वो किस तरह इस बयानिए से पलट रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। क्योंकि एक लेटर नवाज शरीफ साहब का लीक हो गया है और ये एक खुफिया मरासला था जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ के नाम लिखा था, और ये जनवरी 2020 की बात है। और ये खुफिया मरासला अब द न्यूज़ अखबार में छप भी चुका है। और इसके अलावा उससे पहले भी अगर ना भी छपा होता तो ये ऐसे कोई ओपन सीक्रेट है कि जो सबको पता है। लेकिन बहरहाल अब तो डॉक्यूमेंटेड एक चीज़ अगर सामने आई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस लेवल की इनकी डील थी। तो अब ये आज बात तो कर रहे हैं बाजवा साहब के एहतसाब होना चाहिए ये वो। अब तो खैर दोबारा उन्होंने बात करने से भी तौबा कर ली है, कुछ उनको मैसेजेस जब पहुंच गए हैं। लेकिन जो ये बात करते हैं कुछ लोग इनमें से कि जी बाजवा साहब ने 2018 में ये किया, तो बाजवा साहब ने 2018 में वो किया, तो उनके लिए अब ये है बात कि भाई 2018 में बाजवा साहब ने अगर ये सब कुछ किया था, तो फिर 2020 में नवाज शरीफ साहब ने क्यों उनको एक्सटेंशन दी थी, क्यों उनको एक्सटेंशन के लिए वोट किया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज अब वो 2018 की बातों के ऊपर रोना रो रहे हैं, तो फिर 2020 में उन्हें वोट क्यों दिया था? ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है उनके इस पूरे नैरेटिव के ऊपर। ये जो ख़त मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ, ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को लिखा है। और इस ख़त में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नवाज शरीफ साहब को बाजवा साहब को डील देने में कोई किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो बड़े राज़ी और मुतमईन थे कि बाजवा साहब को हम डील देंगे और उनके बाद हम उनसे डील लेंगे भी, यानी उसके बदले में इमरान खान की हुकूमत गिरेगी, हमारे केसेस ख़त्म होंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। और इस चीज़ में ऊपर कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब इस बात पर राज़ी नहीं थे, बस शहबाज शरीफ साहब ने कायल कर लिया। तो ऐसी बात नहीं थी, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड थे और उनकी मर्ज़ी और मंशा और फैसले के मुताबिक ही PMLN ने बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट किया था। आपको याद दिला दूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का तकाजा था कि इसकी कानून साजी बाकायदा की जाए, क्योंकि इससे पहले कोई भी एक्सटेंशन के हवाले से कानून मौजूद नहीं था आइन के अंदर। तो अब जब ये इन्होंने कानून साजी करनी थी, तो इस सिलसिले में PMLN का भी जो एक वोट था वो दरकार था। अब इस सिलसिले में जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन के वोट के सिलसिले में जो ख़त लिखा है नवाज शरीफ साहब ने, उसमें ये लिखा हुआ है कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम वोट नहीं देंगे तो ये तो बड़ा मुतनाज़ तकर्री हो जाएगी, तो हमें इसको मुतनाज़ नहीं करना, हमें तो इसको बड़ा कानूनी बनाना है। तो उस वक्त तो ये बात कर रहे थे। और इन्होंने जो वाहिद एतराज़ किया था वो सिर्फ ये था
कि जनाब हमें कानून साजी पे कोई एतराज़ नहीं है, एक्सटेंशन देने पे भी कोई एतराज़ नहीं है, हमें तो बस इस बात पे एतराज़ है कि ये 24 घंटे या 48 घंटे में फटाफट की जो कानून साजी है ये नहीं होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने इस ख़त में जो एक पूरा लिखा हुआ है, शेड्यूल बना के दिया हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि जी 7 जनवरी से 15 जनवरी के अंदर अंदर, यानी कम से कम एक हफ़्ता पूरा लगे, और इस पूरे हफ्ते में जो एक ड्यू प्रोसेस होता है किसी भी बिल के लिए वो पूरा किया जाए। मसलन उन्होंने बताया हुआ है कि जी इस तारीख को स्टैंडिंग कमेटी में बिल भेजा जाए कौमी असम्बली की, फिर वहाँ से वो मंजूरी के बाद नेशनल असम्बली में आए, फिर नेशनल असम्बली में उसमें 2 दिन डिबेट हो, फिर उसके बाद सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल भेजा जाए, फिर वहाँ से ये बिल सेनेट में आए और उसके ऊपर बाकायदा एक डिबेट हो, और फिर उसके बाद 15 जनवरी तक इसकी जो मंजूरी है वो अमल में आए। तो इस तरह करके एक पूरा शेड्यूल बना के नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ को भेजा कि मेरा एतराज़ सिर्फ ये है कि ये जो इसके मरहले हैं मुकम्मल होने चाहिए, बाकी मुझे इसकी जो यानी जो इसका कॉन्सेप्ट है या जो इसमें बेसिक बात है उसके ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक्सटेंशन आप बिल्कुल दिल खोल कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये कि वो 24 घंटे में ना दें, कम से कम एक हफ़्ते का वक्त लें। तो ये है इसका लुब्बे लुबाब जो ये सारा छपा है द न्यूज़ में। अब आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ख़ुद ही ये सारे इतने राज़ी बर रज़ा थे बाजवा साहब के साथ, तो फिर अब किस मुंह से उनका नाम लेते हैं। वैसे बाजवा साहब के साथ भी हुई अच्छी है, इधर से पीटीआई से भी गालियां खा रहे हैं और उधर से पीएमएलएन से भी खा रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो पीएमएलएन सिर्फ मुनाफिकत कर रही है, और जो नवाज शरीफ साहब उनके एहतसाब की बात करते हैं ये बिल्कुल मुनाफिकाना तर्ज अमल है कि एक जानिब जब आप कर सकते थे एहतसाब तो फिर आप उस वक्त उनको वोट ना देते, या फिर अगर वोट उस वक्त दिया भी था तो जब अभी 16 महीने आपकी हुकूमत थी तो फिर उसमें आप एहतसाब कर लेते। अब तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये बात कह दी है कि भैया आप उस वक्त कर लेते, किसने आपको रोका हुआ था। तो ये सारा जो इनका नैरेटिव था ये तो इसकी हंडिया जो है वो बीच चौराहे में फट गई है, और अगर ये कहा जाए कि वो बिल्कुल इनका ठूस होके रह गया वहीं पर ही, तो ये अब गलत ना होगा अगर बहुत ज़्यादा इनमें थोड़ी सी भी सेंस बाकी है, तो मेरा ख्याल है इन्हें अब दोबारा जनरल बाजवा साहब के ऊपर तनकीद करने की या उनके ऊपर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए, जो इनके जिस तरह से ये एक्सपोज हो चुके हैं इस मामले को लेकर के। बाकी दूसरी जानिब ख़बरें जो हैं वो डील की फैल रही हैं अपने इमरान खान साहब के हवाले से भी। तो क्या वाकई वो कोई अब डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो लोगों का ये ख्याल है कि जो दुरानी साहब इधर उधर भागते फिर रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब, तो शायद वो कोई डील मेकिंग कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब के केसेस में अगर हम 1-2 केसेस की देखें तो कुछ छोटी छोटी रायतें सी उन्हें ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं, जैसे अडयाला जेल में मुंतकली की उनकी दरख्वास्त मान ली गई है, अगर चाहे वो खुद अटक जेल में रहना चाहते हैं, या इसी तरीके से उनका जो ये साइफ़र केस है इसका ओपन ट्रायल की समाअत हो, ये भी मान ली गई है बात। फिर कुछ ज़मानतें उनके लोगों की मंजूर हुई हैं, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद हवाओं का रुख कहीं बदलना शुरू हो गया है और इस्टेब्लिशमेंट कोई उनके लिए नरमी दिखा रही है या कोई रियायत दिखा रही है। तो इससे भी लोग ये तासुर पकड़ रहे हैं कि शायद कोई डील हो रही है। और तीसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो मोहित पीरज़ादा साहब ने भी स्टोरी ब्रेक की है कि इमरान खान साहब के साथ बाकायदा एक मीटिंग भी हुई है जिसमें उन्हें ये ऑफ़र किया गया है कि वो सिर्फ 1.5 साल के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत को तस्लीम कर लें और या फिर वो बाहर चले जाएं। तो इस चीज़ के ऊपर उन्हें एक लास्ट टाइम कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी फिर अगर वो ये बात मान लेते हैं तो उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ। तो इस तरह की ये 2-3 चीज़ें हैं इंडिकेशंस जिसकी वजह से लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या वाकई इमरान खान साहब की कोई डील हो गई है। अब मैं आपके सामने इसकी हकीकत रख देती हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के आज वकीलों ने जो आकर प्रेस टॉक की, उन्होंने कैटेगोरिकली हर तरह की इस तरह की खबर की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही है, इमरान खान साहब किसी डील पे यकीन नहीं रखते हैं। और डील से अगर मुराद ये है कि इमरान खान साहब किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं तो ये नहीं है। हाँ, अगर डील से मुराद ये है कि इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए और वो बिल्कुल विद इन टाइम करवाया जाए, तो अगर ये वो कोई बात मान रहा है और इसको कोई डील कहता है तो कहता फिरे। लेकिन इमरान खान साहब इस मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना वो पीछे हटे हैं अभी तक। उन्होंने कहा है कि जी वो अटक जेल में ही रहेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो आज़ादी की जद्दोजहद के लिए जेल में वक्त गुजार रहे हैं तो वो इबादत कर रहे हैं, वो इसे इबादत समझते हैं। और अगर कोई अपनी मर्ज़ी से या डील की वजह से या अपने जुराइम की वजह से जेल में है तो फिर तो वो एक अजाब है। लेकिन कहते हैं मुझे अजाब नहीं लग रहा, मुझे तो ये इबादत लग रही है क्योंकि मैं एक कॉज की वजह से जेल में हूँ, तो मैं बहुत मुतमईन हूँ, खुश हूँ और मैं अडयाला भी नहीं बन जाऊँगा, मैं अटक में ही रहूँगा। और साथ ही उन्होंने ये कौम के लिए पैगाम भेजा है कि जी
मैं जैसे डटा हुआ हूँ आपने भी डटा रहना है, कोई डील नहीं होगी किसी के साथ और ना मैं मुल्क छोड़कर जाऊँगा। तो ये जो डील का एक ख़ास पैगाम होता है बार बार, जिससे लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि अगर इमरान खान बाहर चले गए तो इसका मतलब डील हो गई है, तो वो पहले ही कई दफ़ा रिजेक्ट कर चुके हैं और अगर ऐसी अभी भी कोई कोशिश होगी तो अब भी वो रिजेक्ट ही होगी और वो बाहर तो मुल्क से नहीं जाने वाले। तो अब ये बात तो फिर तयशुदा है, तो फिर डील की जो खबरें हैं वो फिर ऑटोमेटिकली दम तोड़ जाती हैं। बाकी ये एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब के हवाले से फिर ये क्या वाकई नरमियाँ हो रही हैं या अदालती कार्रवाइयाँ जो हैं वो कोई मेरिट पे होना शुरू हो गई हैं। तो इसके हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि अडयाला जेल में यूं भी जिन लोगों के ज़ेर समात मुकदमात होते हैं तो उनको अडयाला जेल में ही रखा जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर उनकी समातें करनी आसान होती हैं, मूवमेंट आसान होती है। मसलन अब ये साइफर केस चल रहा है तो बार बार इस्लामाबाद से जज को जाना पड़ता है अटक जेल में, तो अगर अडयाला जेल होंगे इमरान खान साहब तो उनकी समातें ईजीली हो सकती हैं। अगर उन्हें भी पेश करना पड़े तो उनकी मूवमेंट कंपैरेटिवली आसान होगी। तो ये एक आम सी बात है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। प्लस उसमें बेटर क्लास की सहूलत है और ज़्यादातर जो साबिक गुज़रा आज़म है उन्हें वो सहूलत मिलती भी रही है, तो इसलिए भी उनका एक राइट भी है ये कि वो अडयाला जेल जाएं। लेकिन अब ये अलग बात है कि वो खुद क्या फ़ैसला कर बैठे हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये रियायत थी अगर, तो ये उस वक्त होती कि अगर उन्हें वहाँ पे ही मूव किया जाता। उन्हें तो 50-52 दिन रखने के बाद अटक जेल और फिर बाद में अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, तो ये कैसी रियायत है? ये तो आपने जो पहले इतना जुल्म किया है या जो एक नाइंसाफ़ी की है, ये तो उसका एक इजाला हो सकता है, ये कोई रियायत नहीं हो सकती। और जहाँ तक कोई लोग ये कह रहे थे कि जो उनके कोई कारकुनान की ज़मानतें हो रही हैं, तो वो आपने देखा कि जो इनकी ज़मानतें हुई हैं उन्हें फिर से धर लिया गया है। परवेज़ इलाही साहब अभी तक ज़मानत नहीं हासिल करने के बावजूद भी रिहाइयाँ पा नहीं सक रहे हैं। 13 मरतबा वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। शेख रशीद साहब का भी मामला ऐसा ही है, उनके बारे में अब हाई कोर्ट ने बहरहाल एक ऑर्डर किया है कि जो उन्हें बाज़ियाब करके पेश किया जाए। तो कहने का मकसद ये कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो तो वही हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी की मैं बात करूं तो वो आज भी हथकड़ियों में उन्हें लाया गया है और हथकड़ियों में उन्हें साइफर केस में पेश किया गया और फिर से उनका जुडिशल रिमांड मजीद उसमें तौसी कर दी गई है। तो अब ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक बंदा उसी केस में, असद उमर साहब, उसकी ज़मानत हो जाती है, लेकिन बाकी जो 2 लोग हैं उनकी उसी केस में ज़मानत नहीं हो रही। तो हालांकि ये बड़ा एक कानून में एनालिसिस दिया जाता है, कंपैरेटिव एनालिसिस, कि अगर एक ही केस में एक जैसे इल्ज़ाम पर एक बंदे की ज़मानत हो रही है तो बाकी की ऑटोमेटिकली हो जाती है इसी बुनियाद के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो अगर हम ये कहें कि कोई रियायत मिल रही है तो वो तो फिल वक्त सिस्टम रियायत नहीं दे रहा। लेकिन क्या ये इसी तरह चलेगा? इसके बारे में फिर मैं वही बात कहूँगी जो मैं अपने पिछले 2-3 वीलॉग से पहले भी कह रही हूँ कि अल्टीमेटली तो जाहिर है इस सारे सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक लॉजिकल एंड मिलना है और वो उसी वक्त मिलना है जब कैदी नंबर 804 ही से आपको मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह आप चल नहीं सकते, इस तरह आप इलेक्शन रोक नहीं सकते। अगर आप इलेक्शन ना रोकें, इलेक्शन कराएं, तो इतने बड़े पैमाने पर आप इलेक्शन रिग नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर रिग नहीं कर सकते तो फिर आपके इलेक्शंस को मानेगा कौन? अगर आप बिल्कुल ही उन्हें आउट करके इलेक्शन करवाते हैं और अगर आप उन्हें आउट करके इलेक्शन नहीं कराते और उन्हें खेलने देते हैं खुल के, तो फिर तो वो हुकूमत बना लेंगे। अगर वो हुकूमत बना लेंगे तो फिर आप सबका क्या होगा? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको कैदी नंबर 804 से बात करनी पड़ेगी कि मुल्क को अगर आगे लेके चलना है, अब इस बंद गली से निकलना है, तो फिर उससे बात करनी पड़ेगी, उससे मदद लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट आपको उसको आपकी मदद की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ जो कर सकते थे आपने कर लिया है और वो जहाँ तक आप उसको ले जा सकते थे वो ले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे मुतमईन और खुश है, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हाँ, अब आपका जो बिगड़ा हुआ है उसको संवारने में आपको उसकी मदद की ज़रूरत ज़रूर है। तो अब जो भी बात होगी या जो भी डील होगी या मुज़ाकरात होंगे या जो भी आप कहें, वो बेसिकली आपकी ज़रूरत होगी कि आपको उसकी मदद चाहिए। तो वो अब आपको मदद किस बुनियाद पर देता है, किन शराइत पर देता है, अब ये एक अलग बात है, वो होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई आपके पाँव पड़ा हुआ है कि जी मुझे कोई डील दे दो। तो ये एक बड़ी सिंपल और ऑब्वियस सी क्लैरिटी से बात जो है वो सामने आ चुकी है। बाकी अब इसका इदराक कितनी जल्दी या कितना देर से होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अब इसमें ये चीज़ तो बहरहाल तय हो चुकी है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी वापसी के हवाले से भी अब खदशात दोबारा जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके मामलात हुए हैं उसमें 2 थेरीज़ हैं। एक तो ये कि ये जानबूझकर उन्हें पहले इनकलाबी बनाया गया ताकि उनको भी यहाँ पर आकर कुछ थोड़ा बहुत करने का मौका मिल सके कि भाई वो भी कुछ ज़बरदस्त हीरो टाइप हैं, और या फिर दूसरी बात ये है कि जो डील थी उसमें कुछ ऊंच नीच हुई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आपका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।